क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, पार्ट नंबर 2। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ या गुण, एडवांटेजेस और द मेरिट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। 6 पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए थे। 7th पॉइंट करेंगे, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण इसकी सहायता से कच्चा माल, मशीन, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज और आयात जो है वो बढ़ता है, जिसके कारण हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो है वो भी ज़्यादा डेवलप होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारी देश में है वो बढ़ेगा। 8वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दो देशों के बीच में या एक से ज़्यादा देशों के बीच में जब लगातार इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भरता बढ़ जाती है। इसके कारण एक दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भावना को भी बढ़ावा मिलता है। 9th पॉइंट है अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन। हम जब एक कार्य को लगातार करते हैं और जब ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं बनाते हैं तो स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता हमारे को प्राप्त होती है, और हम कार्य को करने में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उत्पादन, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी, जो हमारे देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है, उसे इंटरनेशनल बिजनेस के माध्यम से सरलता से विदेशों में बेचा जा सकता है, और उसके बदले में हम लोग विदेशों से आवश्यकता की वस्तुएं जो है मंगवा सकते हैं। ऐसी वस्तुएं हम मंगवा लेते हैं जो कि हमारे देश में उत्पादन हो ही नहीं सकती, और यदि होती भी हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं। 10th पॉइंट हमारा है अधिक लाभ, मोर प्रॉफिट। इंटरनेशनल बिजनेस में व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है। हमारे पास पूरा ये अवसर होता है कि हम अपने देश के सामान को उस देश में बेच सकें जहाँ पर हमें अपने सामान के अधिक से अधिक मूल्य या पैसे मिल सकें। जिस देश से हमें अधिकतर लाभ मिलता है हम उस देश में अपनी वस्तुओं का विक्रय आसानी से कर लेते हैं। 11th पॉइंट है सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में उत्पादन नहीं होती, मिलती नहीं हैं, बढ़ती नहीं हैं, उनकी भी प्राप्ति हमारे को आसानी से हो जाती है। 12 पॉइंट है अन्य या फिर अदर्स, जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लिविंग। सभी प्रकार की वस्तुएं और कम कीमत पर, जिस देश से सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं वहीं से हम क्रय करते हैं, इसलिए हर प्रकार की वस्तुएं अपनी आवश्यकता की और कम से कम कीमत पर हमें मिल जाती हैं। व्यापारिक शिक्षा जो है उसका विज्ञान बढ़ता है, राजनीतिक विचारों का प्रचार भी होता है, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन की टेक्निक जो है उसमें भी सुधार होता है। एकाधिकार का यहाँ पर आनंद हो जाता है। कोई कंपनी अगर एकाधिकार कर रही होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण वो समाप्त होने लगता है। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के दोष या गुण, डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या कमियाँ हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, वो हम डिस्कस करें। पहला पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंटरनेशनल बिजनेस के द्वारा क्या होता है, जो वस्तु हमारे देश में कठिनाई से पैदा होती है उसको बनाने का हम प्रयास ही नहीं करते, सीधा ही विदेशों से उसे मंगवा लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जबकि हम पूर्ण रूप से विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं। कठिनाई तब आती है जब युद्ध इत्यादि की स्थितियाँ हो जाती हैं, देश की सीमाओं को बंद कर दिया जाता है, तब वस्तुएं जब विदेशों से हमें नहीं मिलती तब कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। जब हम एक किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं, परस्पर निर्भरता बढ़ जाने के कारण जो उन्नत देश होते हैं वो प्रगतिशील देशों को उनका शोषण करने लगते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो सकता है। थर्ड पॉइंट है विदेशी प्रतियोगिता या फॉरेन कंपटीशन। सामान्यतः विदेशी कंपनियों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सस्ती होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। स्थानीय और छोटे उद्योगपति जो है इनका सामना नहीं कर पाते, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग समाप्त होने लगते हैं जो देश के लिए हानिकारक होते हैं। बेरोजगारी से फैलती है। फोर्थ पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव, बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। एक देश की वस्तुएं की कीमतें यदि बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं, इसका बुरा प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। पाँचवा पॉइंट है देश की वस्तुओं का अभाव, शॉर्टेज ऑफ द गुड्स इन द कंट्री। व्यापारी सामान्यतः उसी जगह पर सामान को विक्रय करते हैं जहाँ पर उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। विदेशों से वस्तु का मूल्य अधिक मिल जाने के कारण व्यापारी वस्तु का विक्रय अपने देश में नहीं कर कर अधिकतम वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं, जिससे कि हमारे देश में, अपने देश में वस्तुओं का अभाव हो जाता है। देश के उपभोक्ता जो होते हैं उन वस्तुओं के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं, और यदि उन्हें वस्तुएं प्राप्त करनी होती हैं तो वो अधिक मूल्य पर उन्हें प्राप्त होती हैं। 6 पॉइंट है कृषि प्रधान देशों को हानि, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीज। क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो लागू होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने के कारण कृषि पर ज़्यादा लाभ नहीं होता, उसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता।
जबकि उद्योग प्रधान जो देश होते हैं, जो उद्योग में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, तो वहाँ पर अधिक वस्तुओं का निर्माण करके विदेशों में इसका विक्रय किया जा सकता है। संत राशिपातन की आशंका, फियर ऑफ डंपिंग। विकसित देश जो होते हैं विकासशील देशों में अपनी वस्तुओं के मूल्य को कम करके बेचना शुरू करते हैं, जिससे स्थानीय उद्योग उसका मुकाबला नहीं कर पाते और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जब स्थानीय उद्योग समाप्त हो जाते हैं तो विकसित देश जो होते हैं वो उन्हीं देशों में फिर ऊंचे मूल्य पर वस्तु को बेच के अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं, जिससे कि विकासशील देशों को काफ़ी हानि होती है। 8 अप्रिय फैशनों का प्रचार या पब्लिसिटी ऑफ अनकॉमन फैशंस। बहुत सी वस्तुएं हमारे देश की जलवायु, रीति रिवाज, वातावरण, संस्कृति के अनुकूल नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उन वस्तुओं का प्रवेश भी या उन विचारों का प्रवेश, रीति रिवाजों का प्रवेश भी, संस्कृति हमारे देशों में प्रवेश कर जाती है, जो देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। 9 पॉइंट है उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन, इंसेंटिव टू द कॉलोनाइजेशन। क्योंकि विकसित देश सदा ही ये चाहते हैं कि अविकसित देश सदा उनके कब्जे में रहें, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का लाभ उठाकर उनको विकसित होने का मौका ही नहीं देते और हमेशा के लिए उन्हें अपना दास बना कर रखते हैं। 10 पॉइंट है युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को हानि, लॉस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द वॉर टाइम। क्योंकि युद्ध काल के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय होता है उसको काफ़ी हानि होती है। कारण ये कि देश की सीमाएं बंद हो जाती हैं और विदेशों से आयात निर्यात नहीं हो पाता। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। पहला पॉइंट है व्यवसाय का आयात निर्यात, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में पहला पॉइंट आयात और निर्यात के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वस्तुओं का आयात निर्यात किस प्रकार से होता है। आयात का मतलब विदेशों से सामान को मंगवाना, इम्पोर्ट और अपने देश से अतिरिक्त वस्तुओं का विदेशों को बेचना निर्यात एक्सपोर्ट कहलाता है। उसके बाद अगला है सेवाओं का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज। इसे हम इनविजिबल ट्रेड या दृश्य व्यापार भी कहते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल आ सकता है पर्यटन या यात्रा, टूरिज्म एंड ट्रैवल, भोजन और विश्राम, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, पेशेगत सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज, संचार, कम्युनिकेशन, निर्माण व इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, विपणन, मार्केटिंग, शैक्षणिक व वित्तीय सेवाएं, एजुकेशनल द फाइनेंशियल सर्विसेज। इनमें से टूरिज्म, पर्यटन और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुख्य है। थर्ड पॉइंट है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग किसी दूसरे देश के व्यापारी को कुछ फीस देकर उसके ट्रेडमार्क या पेटेंट या कॉपीराइट को प्राप्त करके उत्पादन या विक्रय करना लाइसेंसिंग कहलाता है। लाइसेंसिंग में के अंतर्गत ही कोका कोला, पेप्सी इत्यादि दूसरे देशों में उत्पादन और विक्रय करते हैं। फ्रेंचाइजिंग में सेवाओं के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज प्रणाली द्वारा सारे विश्व में फास्ट फूड हाउसेज जो है अपने चलाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है विदेशी निवेश, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वित्तीय प्रतिफल के बदले में, मतलब पैसे के बदले में विदेशों में धन का निवेश किया जाना, पैसे को इन्वेस्ट किया जाना जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। विदेशों में इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जिसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक कंपनी जब दूसरे देश वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन के लिए वहाँ के प्लांट और मशीनरी में डायरेक्टली पैसे को इन्वेस्ट करती है। पैसा लगाना है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश के प्लांट और मशीनरी में पैसा लगा रहे हैं। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI कहा जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। निवेशक या इन्वेस्टर जो होता है उसको पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में शेयर्स पे डिविडेंड, लाभांश, और डिवेंचर्स पे लाभ या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है आय के रूप में। इससे निवेशक स्वयं को उत्पादन और विपणन की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं करता, मतलब बिना प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हम लाभ कमा लेते हैं। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की विधियाँ या तरीके, वेज और द मोड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। पहला है अनुबंध पर निर्माण, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कंपनी किसी विदेश में स्थित कंपनी के साथ एक अनुबंध या एग्रीमेंट करती है कि विदेशी कंपनी उस कंपनी के निर्देश के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करेगी।
विदेशी कंपनी जो है उस कंपनी के निर्देश के अनुसार, डायरेक्शंस के अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण करेगी और अपनी सेवाएं भी देगी। इसे बाह्य साधनों से सेवाएं लेना या आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। इसकी विधियाँ, पहला है अपने देश में अंतिम उत्पाद बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जे जैसे मोटर कार के उपकरण या फिर उत्पादन करवाना। कंपोनेंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन टू बी गॉट डेवलप्ड फ्रॉम अदर कंपनीज, जो वस्तुएं हैं जो हम उत्पाद बना रहे हैं, जो वस्तु हम बनाते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो विदेशी कंपनियों से या दूसरी कंपनी से बनवा कर ही हम प्रोडक्शन करवा कर ही मंगवाते हैं। सेकंड है पुर्जों को अंतिम उत्पाद के रूप में जोड़ने के लिए सहायता लेना। पार्ट्स हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं पर उनको असेंबल करवाना है, जोड़ना है और कोई चीज़ बनानी है उसमें दूसरी कंपनी की हेल्प लेना, जैसे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि को असेंबल करवाना व जोड़ना। टेकिंग हेल्प इन असेंबलिंग द प्रोडक्ट्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स विज कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। सी पॉइंट है वस्तुओं का पूर्ण रूप से उत्पादन करवाना, जैसे सिले सिलाई कपड़े तैयार करवाना। कटिंग प्रिपेयर द प्रोडक्ट्स in the final form from other companies such as ready-made products.